हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, इस एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आने वाले 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना सीख जाएंगे और एक क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बना के क्या होता है और ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से छोटे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसका क्या मीनिंग है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। ठीक है, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री से हम लोग क्या करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं और फिर लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आखिर क्यों बनाया जाता है, इससे क्या फायदा है। ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंट्स का यानी डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन इसको बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि आपको इस बात की मतलब आप इस बात से सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस का दो कॉलम यानी कि डेबिट कॉलम और क्रेडिट बैलेंस आपस में अगर टैली हो गया तो आप इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि आपका जो भी लेजर में जर्नल से लेजर में पोस्टिंग का काम है और कास्टिंग का काम है और बैलेंसिंग का काम है वो पूरा का पूरा एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता है। तो ट्रायल बैलेंस कौन कौन से मिस्टेक को नहीं पकड़ पाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन यानी कंप्लीट ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। चार तरह के एरर को ट्रायल बैलेंस कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं और वहां पर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो ट्रायल बैलेंस बनाने से आप पकड़ सकते हैं। यानी किसी भी लेजर का जो टोटल बैलेंस आपका टोटल जो कास्टिंग करते हैं, अगर वहां पर कोई मिस्टेक है तो वो ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है। लेजर को बैलेंस करने के टाइम पर अगर कोई मिस्टेक है तो वो ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस दो चार गलतियों को यानी पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग वाली मिस्टेक को पकड़ लेता है। लेकिन अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, ये चार तरह के एरर हैं तो उसको ट्रायल बैलेंस कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायल बैलेंस से फायदा ये होता है, एक तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है, दूसरा कि ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एक बेस का काम करता है। यानी कि फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस को ही बेस मानते हैं। यानी कि पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर का बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए फाइनल अकाउंट बनाने का एक बेस होता है। तो ये तो हो गया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस को आखिर बनाया कैसे जाता है, ट्रायल बैलेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है अब वो हम लोग सीखेंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखलाता हूं। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट में हम लोग जो भी लेजर का हेड्स है, जो भी नाम है वो यहां पर लिखेंगे, जैसे कि कैश, कैपिटल, सेल, परचेज, सैलरी, रेंट, ये सब। ठीक है, अब लेजर फोलियो में हम लोग लेजर के उस पेज का नंबर लिखते हैं जहां पर उस हेड का बैलेंस दिया हुआ है, जो कि अभी ब्लैंक रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है। अब अमाउंट या तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे या फिर क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। यानी कि कोई भी हेड है उसको लाइन से यहां पर लिख देंगे, उसका अमाउंट डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, बस इसी के लिए हम लोगों को तरह तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और वो बहुत आसान है, मैं तुरंत आपको बताने वाला हूं कि वो रूल्स क्या है। चलिए तो वो
अब ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक लेजर है, मान लो कि कैश का एक लेजर है, कैश अकाउंट बना हुआ है, ठीक। अब उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है, उसको कैसे करते हैं वो हम लोग समझेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर तैयार करते हैं और लेजर से फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। मान लो ये एक लेजर बना हुआ है, ठीक है, ये लेजर बना हुआ है, तो लेजर को लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कैश का बैलेंस ज्यादातर इस साइड में आता है, बाय बैलेंस सीडी बोल के, बाय बैलेंस सीडी। मान लो कि यहां पर कोई अमाउंट है, मान लेते हैं, मान लो 5000 है, ठीक है, और इसका यहां पर टोटल है, ठीक। ये लेजर बना हुआ है आपका और यहां पर बैलेंसिंग भी हम लोग कर चुके हैं, लेजर का बैलेंस 5000 है। अब इसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए लेजर में अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब इस साइड का टोटल जो है, इस साइड का टोटल ज्यादा है। मान लो इस साइड का टोटल था 1 लाख और इस साइड का टोटल था 95, तो 1 लाख में से 95 लेस किया तो 5000 बचा। तो ये जो बैलेंस सीडी इस साइड यानी क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने के कारण इस साइड बैलेंस आया है। यानी कि बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो मतलब समझ लेना कि वो कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है कभी भी किसी लेजर को बनाने के टाइम में, तो बैलेंस सीडी हम लोग इस साइड में लिखते हैं किसी भी लेजर में, ठीक है। तो अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है तो हम लोग इस साइड में बैलेंस सीडी लिखते हैं, तो इधर का टोटल ज्यादा होने के कारण इस साइड में सीडी लिखते हैं, तो वो कैसा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। बस आपको यही समझना है कि डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं। यानी बैलेंस सीडी अगर इस साइड में है, क्रेडिट साइड में है, समझ लेना वो डेबिट बैलेंस है, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस सीडी लिखा हुआ मिलता है तो समझ लेना कि वो क्रेडिट बैलेंस है। बस आपका काम हो गया। तो अगर किसी भी लेजर को आप देखकर ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हैं अमाउंट को, तो आप अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कौन सा साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और आपका दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस बन के मैच कर जाएगा, ठीक है। यानी कि इस मेथड को बैलेंस मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, आपको उस ट्रांजैक्शन से सबसे पहले जर्नल बनाना होगा, जर्नल से फिर आप लेजर बनाएंगे और लेजर को बैलेंसिंग करने के बाद लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में आप ट्रांसफर करेंगे और ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपको समझना ये था कि डेबिट बैलेंस बोलते किसको है, क्रेडिट बैलेंस बोलते किसको है। तो लेजर अगर बना हुआ है तो बहुत आसान है, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी लिखा हुआ है मतलब वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में बैलेंस सीडी लिखा हुआ है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रांसफर कर लेंगे। यानी कि एकदम एक लाइन में बोले तो अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट में है तो अमाउंट डेबिट में लिख लेना, और बैलेंस सीडी अगर डेबिट साइड में है तो अमाउंट किधर लिख लेना, क्रेडिट साइड में लिख लेना, ठीक है। तो ये मेथड जो है ये एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेकार मेथड है, ठीक है। मतलब बेकार मेथड नहीं है, कहने का मतलब है कि यूजलेस है हम लोगों को, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पहले आपको ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाना होगा, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, तो ये बहुत टाइम टेकिंग वाला होगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अब आइए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको बनाया कैसे जाता है, अब हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये तो आप सीख गए। अगर आप जर्नल से लेजर बना चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाने में 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, बस बैलेंस को उसमें ट्रांसफर करना है। लेकिन ये काफी लेंदी प्रोसेस है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि ये यूजलेस है। आप इस मेथड को एक बार यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में आएगा कैसा क्वेश्चन, यानी कि आपको लाइन से दिया हुआ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी कि जितने भी लेजर हैं उनका नाम दिया हुआ रहेगा और उनका कुछ अमाउंट दिया रहेगा जिसको हम लोग को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है, ट्रायल बैलेंस में लिखना है, कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। यानी कि कुछ एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल का अमाउंट यहां पर गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि ट्रायल बैलेंस बनाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने का,
यानी कि जर्नल नहीं बनाना है, लेजर नहीं बनाना है, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, तब आप क्या करेंगे, कौन कौन से रूल्स को आप फॉलो करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं रूल्स क्या क्या है। जितने भी तरह के एसेट्स होते हैं, जो भी एसेट है, कोई भी एसेट, ठीक, एसेट्स, उसके बाद आप लिखेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इन सब का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इनका कैसा बैलेंस होता है, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने के कारण, डेबिट बैलेंस होने के कारण अगर आपको कभी भी कोई एसेट दिख जाए, कोई एक्सपेंसेस या लॉस दिख जाए, ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब एसेट है। ठीक है, और एक्सपेंसेस या लॉसेस में जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेंट, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, या और भी कोई लॉसेस या प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, सब को हम लोग कौन सा साइड में लिखेंगे, सब का डेबिट बैलेंस होता है, सब को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, याद रखना, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कैपिटल, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और इनकम, ये तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए अगर कभी भी आपको कैपिटल, लायबिलिटी या कोई भी इनकम गिवन हो तो आप उनका अमाउंट कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट साइड, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे और छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब आगे और मैं आपको रूल्स बताता हूं फटाफट से। देखिए, परचेज, परचेज एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और अभी आप देख चुके हैं कि एक्सपेंसेस को कौन से साइड में लिखना चाहिए, डेबिट साइड में लिखना चाहिए। सेल्स इनकम है बिजनेस के लिए, इनकम होने के कारण इसको कौन से साइड में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होगा रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि जो भी सामान बिजनेस से बाहर जा रहा है वो आउटवर्ड होता है। हम लोग जो सामान खरीद के लाए थे वो लौटा रहे हैं, वो रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है, परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न है ना, या रिटर्न आउटवर्ड बोलिए, वो क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, इसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न किधर होगा, डेबिट साइड में होगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है, ये चार बात हो गई। अब इसके बाद कैरेज, कैरेज ऑब्लिक कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऑब्लिक कैरेज आउटवर्ड। कैरेज का मतलब होता है जो भी भाड़ा या फ्रेट, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, जो हम लोग गुड्स को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। कैरेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो कैरेज इनवर्ड हम लोग गुड्स को परचेज करने के टाइम पर जब भाड़ा देते हैं तो उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। जब गुड्स हम लोग सेल करते हैं उस टाइम कस्टमर के यहाँ गुड्स को पहुंचवाने के टाइम पर जब हम लोग भाड़ा देते हैं वो कैरेज आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो या सिर्फ कैरेज हो, तीनों में से कोई भी अगर है तो वो तीनों ही एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम लोग कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी कि तीनों में से कोई भी नाम हो, कैरेज इनवर्ड हो, आउटवर्ड हो या सिर्फ कैरेज हो,
वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद मैं आपको और काम की चीजें बता रहा हूं। अब जैसे कि स्टॉक को लेकर बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट के मन में रहते हैं। स्टॉक दो तरह का होता है। स्टॉक कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब कभी तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं, कभी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक हेड लिख लेंगे। पहले तो नंबर 1, व्हेन परचेज इज गिवन, व्हेन परचेज इज गिवन, क्वेश्चन में अगर परचेज दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? परचेज दिया हुआ है, और आपके पास क्वेश्चन के में दोनों ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो आप किसको लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर? ठीक है, अगर क्वेश्चन में परचेज गिवन है, परचेज है, ठीक है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, इन होगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? आउट होगा। यानी कि ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि एसेट है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज के साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। यानी जब हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं तो वो टोटल अमाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस में एज एन एक्सपेंसेस लिख देते हैं, और उसी में से कुछ स्टॉक जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है जो कि ऑलरेडी परचेज में शामिल होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो परचेज अगर आपको दिख जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर मत लिखना, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग लिखेंगे। एक तो ये कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में आपको नोट करवाता हूं। सेकंड कंडीशन, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज गिवन। अब देखो एडजस्टेड परचेज कोई, अब आप किसी और बुक से पढ़ रहे होंगे तो एडजस्टेड परचेज की जगह कुछ और भी नाम दिया हुआ हो सकता है, जैसे कि एडजस्टेड परचेज के अलावा आपको दिया रहेगा गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो गुड्स कंज्यूम्ड वर्ड भी कभी कभी आपको मिल सकता है, गुड्स कंज्यूम्ड। यानी कि क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ होगा, परचेज के जगह में एडजस्टेड परचेज होगा या गुड्स कंज्यूम्ड होगा या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इस तरह से लिखा हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इस तरह से लिखा हुआ रहता है, गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर ये तीनों आपको दिख जाए, अगर ये तीनों आपको दिख जाए, ठीक है, तो अगर ये तीनों आपको दिख जाते हैं तो मामला क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मामला उल्टा हो जाएगा का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से आउट हो जाएगा, यानी ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। किसको देख के? ये तीनों में से कोई अगर दिख जाए आपको तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास दो सिचुएशन है, वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लेंगे। अगर परचेज गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा, यानी वो उसके बाहर लिखा जाता है। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस अगर आप बना रहे हैं तो आप परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज है, गुड्स कंज्यूम्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो कहानी उलट देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे डेबिट साइड में और ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करिए, आपको काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जीएसटी दो तरह की जीएसटी होती है, एक आउटपुट, तो अब आउटपुट में तीन तरह के आउटपुट जीएसटी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, तो आउटपुट में तीनों में से कोई भी हो, ठीक,
अगर आउटपुट CGST है, SGST है या फिर IGST है, ठीक है, तीनों में से कोई भी है, आउटपुट वर्ड पे ध्यान देंगे, आउटपुट वर्ड पे ध्यान देंगे। अगर आउटपुट GST है तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आउटपुट GST को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट GST फिर से है, GST फिर से है, लेकिन इस बार इनपुट GST है, इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST या फिर इनपुट IGST। इनपुट वर्ड पे ध्यान देंगे। इनपुट GST को ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? GST में इनपुट वर्ड और आउटपुट वर्ड पे ध्यान देंगे। आउटपुट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, इनपुट है तो डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, स्टॉक का मामला हो चुका है, एक्सपेंसेस को कहां लिखना है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि एसेट्स में क्या क्या एसेट्स आते हैं। ठीक है, यानी एसेट्स में कौन कौन से नाम को शामिल किया जाता है, लायबिलिटी किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उनको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में नहीं पता होता है। तो मैं क्या करता हूं कि एक एसेट और लायबिलिटी का एक लिस्ट बना देता हूं, जिससे आपको पता चले कि ये आइटम एसेट है और ये आइटम क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि एक्सपेंसेस या लॉसेस को तो आप बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे, इनकम को भी आप पहचान जाएंगे। कैपिटल तो सिंगल है तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कैपिटल है, क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन लायबिलिटी और एसेट्स आप नहीं पहचान पाएंगे। तो मैं एक लिस्ट आपको लायबिलिटी और एसेट्स की दे देता हूं और उसके बाद तुरंत हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। उसके पहले ठीक है, मैं जब पहले एसेट और लायबिलिटी की एक लिस्ट आपको मैं देता हूं। आप लोग इसको नोट करिए। एक तो ये काम का हो गया, दूसरा ये पेज भी काम का है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं आपको एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताता हूं। देखो एसेट्स में क्या क्या नाम आते देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट सही है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एसेट है ये भी। मोटर कार एसेट है ये भी। गुडविल एसेट है ये भी। स्टॉक, तो स्टॉक में आपको रूल्स में बता चुका हूं ऑलरेडी। इसके बाद डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब एसेट हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम ये भी एसेट है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी एसेट है। इतना सारा एसेट आप नोट कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये एसेट का लिस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को लायबिलिटीज की भी एक लिस्ट दे देता हूं, जो कि आपको बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। लायबिलिटीज में सबसे पहले आप लिख सकते हैं जैसे कि बैंक लोन, बैंक लोन या सिर्फ लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट या ओडी आप लिख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट या ओडी एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये सब लायबिलिटीज हैं। इनका नाम आप नोट कर लीजिए।
ट्रायल बैलेंस बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से, और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को बनाते ही कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको अभी देखिए मैं कैसे 1 मिनट में आपको बना के देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में जाएगा, ठीक है, ये डेबिट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में जाएगा, एसेट है। फर्नीचर डेबिट में जाएगा, एसेट है। इन्वेस्टमेंट डेबिट में जाएगा, एसेट है ये भी। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन में परचेज है या एडजस्टेड परचेज है। इस क्वेश्चन में परचेज गिवन है, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे डेबिट साइड में। परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है, डेबिट साइड में लिखेंगे। वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में लिखेंगे। कैरिज एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में लिखेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग तभी लिखते हैं जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ रहता है। इस क्वेश्चन में परचेज गिवन है, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाना शुरू करेंगे। आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। हेड्स का नाम लिखना है हेड्स वाले कॉलम में, और अमाउंट या तो डेबिट में लिखेंगे या फिर क्रेडिट में। वो आप इसको देखकर समझ चुके होंगे कि कौन सा अमाउंट कहां जाने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में लिखेंगे 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, ये भी एसेट है, डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर भी एसेट है, डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट है, 50,000 डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 25,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज 75,000। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज 25, 15, 75। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। इन्वेस्टमेंट एसेट है 25,000 डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक एसेट है 15,000 डेबिट में, परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा ये भी, ठीक है। अब इसके बाद सेल्स 1,50,000, ठीक है। सेल्स 1,50,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 2,000 और ये 3,000, ठीक है। सेल्स 1,50,000, सेल्स क्रेडिट में लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी है, रिटर्न इनवर्ड भी है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड दोनों है। रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,000, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट साइड में लिखेंगे 3,000। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद वेजेस कैरीज सैलरी, ठीक है। 16,812, 16,812 वेजेस कैरीज सैलरी, वेजेस
कैरेज सैलरी, तीनों एक्सपेंसेस है 16,000, 12,000, 8,000। वेजेस 16, 8, 12। अच्छा 16, 8, 12, 16, 8, 12। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रेंट 15,000 और क्रेडिटर। रेंट पहले लिख लेता हूं 15,000, रेंट 15,000 एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। इसके बाद है क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट कैपिटल, ठीक है 20, 25, 267। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट कैपिटल 20, 25, 267। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल, ठीक है अमाउंट 20, 25, 267। क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में, कैपिटल भी क्रेडिट साइड में 2,67,000, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000। और लास्ट में हमारा दिया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक, जिसको कि हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में परचेज गिवन है, हम लोग ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे, परचेज को क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में शामिल है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, ठीक है। परचेज और ओपनिंग स्टॉक में ही क्लोजिंग स्टॉक शामिल होता है, इसलिए हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग से नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर तभी लिखते हैं जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज या गुड्स कंज्यूम्ड जैसा कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसका। डेबिट साइड में 1,00,000, 1,50,000, 50,000, 25,000, 15,000, 75,000, 3,000, 16,000, 8,000, 12,000, 15,000, 4,69,000 डेबिट साइड का टोटल है, ठीक है। टोटल हमेशा रफ में पहले लिखना, बाद में इसमें लिखना, ठीक है। 1,50,000, 2,000, 20,000, 25,000, 2,67,000, 5,000, 4,69,000, ठीक है। बोथ साइड का टोटल आपका मैच कर चुका है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि सब कुछ आप सही सही लिख चुके हैं, कैपिटल भी गिवन है, हाँ इसमें दो बातें, तो कभी कभी क्या होता है कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल गिवन नहीं होता है, कैपिटल को निकालना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके रफ में लिख लेंगे। मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है 15 लाख, डेबिट का टोटल, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये तो बन गया, मैं आगे के लिए बता रहा हूं आपको। और इस साइड का टोटल आ रहा है मान लो 9 लाख, ठीक है। तो हम लोग डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो हम लोग कैपिटल लिख के कैपिटल के जगह पर वो अमाउंट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं होगा तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल लिख कर वहां पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया।
उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कुछ ओके है, सब कुछ आप सही तरीके से लिख चुके हैं, टोटल भी आप कर चुके हैं, उसके बावजूद दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है, दोनों साइड में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है आप उस डिफरेंस को सस्पेंस बोल के लिखेंगे। मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इस साइड का टोटल आ रहा है मान लो ये 6,50,000 रुपया, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,50,000 रुपया, और इस साइड का टोटल आ रहा है 649, ठीक, यानी कि 1000 का डिफरेंस है। क्रेडिट साइड में 1000 कम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में 1000 लिखेंगे और यहां पर हेड्स वाले कॉलम में सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख देंगे। और कभी कभी होता है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, मतलब जिस साइड में भी कम होगा अमाउंट वहां पर बैलेंसिंग अमाउंट लिख देंगे जो डिफरेंस वाला अमाउंट है, और सस्पेंस बोल के लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब मैंने आपको बता दिया है। ट्रायल बैलेंस आप आसानी से बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर चुके होंगे। ट्रायल बैलेंस बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सब आपसे बनेगा अगर आप इतना सारा चीज नोट कर लेते हैं तो। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर एक वीडियो और आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये ट्रायल बैलेंस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग बोलेंगे कि एक दो क्वेश्चन और बनाइए तो मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का और बनाऊंगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि आने वाला चैप्टर हमारा होगा कैश बुक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।